जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन कहा यह भी जाता है कि पैसा ही सब कुछ होता है। आज के ज़माने में लोग कम समय में ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में तरह तरह की तरकीब निकालते हैं, तरह तरह से पैसा इकट्ठा करने की जद्दोजहद में लगे रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अपनी ज़िंदगी को लगभग बर्बाद कर चुके हैं। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बर्बाद होने की कगार पर पहुंच चुकी है। मैं हूं आपका अपना सुशील कश्यप हरियाणा से, और आज की जो सनसनीखेज घटना और कहानी लेकर के आप लोगों के समक्ष आया हूं, वो घटना और कहानी संबंधित है उत्तर प्रदेश से। दरअसल उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है गाज़ियाबाद, और उसी गाज़ियाबाद ज़िले के अंतर्गत एक थाना पड़ता है मुरादनगर। उसी मुरादनगर की रहने वाली है जानी मानी डॉक्टर शुदा। वही डॉक्टर शुदा जिसकी उम्र है लगभग 65 साल, और चंद दिनों पहले ही उनके पति की मौत हो चुकी है। सदा सदा के लिए उनको छोड़कर वो चल बसे हैं। और डॉक्टर शुदा के बच्चों की बात करें तो वो दो बच्चे बताए जा रहे हैं, एक बेटी और एक बेटा। बेटी का नाम है आकांक्षा और बेटे का नाम है शिवम। जो शिवम है वो मानसिक तौर पर बेहद ज़्यादा कमज़ोर बताया जा रहा है, मेंटली डिस्टर्ब है। उसकी देख रेख करने के लिए डॉक्टर सुधा ही आए दिन आओ भगत करती है, लगी रहती है। वहीं दूसरी तरफ जो आकांक्षा है, उसकी चंद सालों पहले ही नज़दीकी शहर में शादी कर दी गई है। डॉक्टर सुधा की जो तबीयत है हाल फिलहाल के दिनों में ख़राब रहती है, और आखिरकार एक दिन उनके जानने वाला सचिन नाम का एक लड़का उनके घर पहुंचता है और डॉक्टर सुधा को एक सलाह और मशवरा देता है कि मैडम जी, क्यों ना आप एक मेड रख लीजिए जो कि आपके घर परिवार का ध्यान रखेगी, खास तौर पर आपके बेटे का रख रखाव करेगी, ध्यान रखेगी, आप सभी को समय अनुसार नाश्ता और खाना परोस दिया करेगी, साथ ही साथ तमाम अन्य दैनिक कार्यों को भी निपटा दिया करेगी। और आखिरकार जो डॉक्टर सुधा है वो साफ और स्पष्ट लहजे में सचिन नाम के उस अपने जानकार को बोलती है कि बेटा, जल्दी से जल्दी एक मेड का इंतज़ाम कर दीजिए। यदि आपकी जानकारी में कोई ऐसी महिला हो जो हमारे घर परिवार को अच्छे तरीके से देख रेख कर सके। चंद दिनों बाद ही वही सचिन नाम का लड़का अपने साथ एक लड़की को लेकर के पहुंच जाता है उसी डॉक्टर सुधा के घर, और बोलता है कि बहन जी, ये है प्रीति। वही प्रीति जिसकी उम्र की बात करें तो 26 साल बताई जा रही है, और देखने में बेहद ज़्यादा खूबसूरत है। इतनी ज़्यादा खूबसूरत बताई जाती है कि कोई भी व्यक्ति उसको देखकर आकर्षित हो सकता है। कोई भी व्यक्ति उसको देखकर पहले ही नज़र में प्यार कर बैठेगा। और बोलता है कि मैं इस महिला को काफ़ी सालों से जानता हूँ, काफ़ी लंबे अरसे से ये लोगों के घरों में बनाने का काम करती है। आपके घर परिवार को भी उम्मीद ये कर सकते हैं बहुत अच्छे से ये संभाल लेगी। और आखिरकार दिन बीतते जाते हैं, और समय बीतने के साथ साथ जो प्रीति है उस घर परिवार में कुछ इस तरीके से रस और बस जाती है। डॉक्टर सुधा को भी उसी प्रीति नाम की महिला से अपनापन नजर आने लगता है। वही प्रीति जो कि समय अनुसार उसी शिवम नाम के मानसिक तौर पर बीमार लड़के का भी रखरखाव करती है, साथ ही साथ डॉक्टर शुदा को भी समय अनुसार कपड़े भी देती है, समय अनुसार नाश्ता और खाना भी परोसती है। देखते ही देखते वो जो महिला थी उस परिवार की एक सदस्य सी लगने लगती है। परिवार के किसी भी सदस्य को ये नहीं लगता कि ये प्रीति नाम की महिला उनकी कोई मेड है, बल्कि ऐसा एहसास और अनुमान होता है कि ये महिला हो ना हो उनकी अपनी है। और एक दिन होता कुछ यूं है कि डॉक्टर सुधा की जो तबीयत है वो अचानक से खराब होने लगती है। तबीयत इतनी ज़्यादा नाजुक हो जाती है कि देर रात्रि ही आनन फानन में डॉक्टर सुधा को नज़दीकी हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में कहीं न कहीं 2 दिन बीतने के बाद डॉक्टर्स की टीम, तमाम अन्य जांच दल साफ और स्पष्ट लहजे में बोल चुके थे कि अब डॉक्टर सुधा ज़्यादा दिन शायद जीवित नहीं रहेगी। और ठीक 7 फरवरी 2023 को वही जानी मानी डॉक्टर सुधा इस दुनिया को अलविदा कह गई।
और जैसे ही ये खबर डॉक्टर सुधा की इकलौती बेटी यानी आकांक्षा को पता चलती है तो रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। रोते बिलखते जैसे तैसे डॉक्टर आकांक्षा अपनी मां डॉक्टर सुधा के पास पहुंचती है और उसकी डेड बॉडी को चिपक कर जोर जोर से रोने लगती है। कहीं ना कहीं रोता बिलखता देख वही प्रीति नाम की मेड भी उसको अपने गले से लगा लेती है और बोलती है कि दीदी, होनी को भला कौन टाल सकता है, उस घर में तो सबको जाना है, शायद भगवान को, ऊपर वाले को यही मंजूर था। और वो जो आकांक्षा थी अपनी माँ की डेड बॉडी को लेकर घर पहुंच जाती है। पारिवारिक लोग जो है उस डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कर देते हैं और संस्कार उपरांत जैसे ही तमाम लोग घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि 3 अनजान महिलाएं वहां बैठी हुई हैं और 3 अनजान महिलाओं को बैठा देख वही आकांक्षा बोलती है कि दीदी ये कौन है। तो प्रीति बोलती है कि दीदी ये मेरी सहेलियां हैं, एक का नाम है पूनम तो दूसरी का नाम है प्रियंका, ये मुझसे मिलने आई हैं। और जैसे ही आकांक्षा ये बोलती है कि दीदी अब तो माँ भी चल बसी, साथ ही साथ जो भाई बचा है वो बेहतर तरीके से जानती हो कि वो मानसिक तौर पर बीमार है, उसको मैं अपने साथ ले जाऊंगी। बेहतर होगा यदि तुम कोई और नौकरी की तलाश कर लो, अब इस घर में तुम्हारा भला क्या काम। बस इतना कहना ही था कि प्रीति आकांक्षा को पटाख से जवाब देती है कि तुम ऐसा कहने वाली कौन हो, तुम्हें शायद ये मालूम नहीं, इस घर की मैं नौकरानी नहीं बल्कि इस घर की मैं मालकिन बन चुकी हूँ, क्योंकि मैं अब तुम्हारे भाई यानी शिवम की धर्मपत्नी हूँ, तुम्हारी भाभी हूँ। तुम्हें कोई जानकारी नहीं है, तुम्हारी ही माँ ने इस रिश्ते को मंजूरी दी है और इसके मेरे पास कई सारे सबूत भी हैं। तो कहीं ना कहीं तमाम बातें होती हैं, तमाम तरीके की जीराबाजी होती है और आखिरकार आकांक्षा उस प्रीति से सबूत देने बारे बोलती है। तो प्रीति कहती है कि मेरे पास तमाम ऐसे सबूत हैं। सबूत के तौर पर कहीं ना कहीं वो प्रीति फोटोज को दिखाती है। साथ ही साथ ये देखा जा सकता है कि हो ना हो प्रीति उसके भाई शिवम की धर्मपत्नी हो चुकी है, क्योंकि उसकी माँ फोटो में साफ देखी जा सकती है माला को पहनाते हुए, कहीं ना कहीं उनको आशीर्वाद देते हुए। तमाम तरीके के सवाल उसके दिल और दिमाग में घर करने लगते हैं कि हो ना हो प्रीति नाम की वो मेड कुछ न कुछ रंजिश और साजिश रच रही है और उसी को लेकर के नज़दीकी थाने में आकांक्षा नाम की वो लड़की तहरीर दे देती है और साफ और स्पष्ट लहजे में बोलती है कि एसएचओ साहब, मेरे घर में एक नौकरानी काम करती है। दरअसल मेरी जो माँ है चंद दिनों पहले ही इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है और वो जो मेड है वो ये दावा और वादा कर रही है मेरे भाई की उसके साथ शादी हो चुकी है। ये दरअसल सरासर गलत है। उस महिला ने जरूर कोई षड्यंत्र पर काम किया है, वो एक बहुत ज़्यादा घिनौना कृत्य करने जा रही है। उसको जैसे भी हो पकड़कर सलाखों के पीछे डालें। पुलिस जो है तमाम तरीके से तहरीर को दर्ज कर लेती है और उस प्रीति की छानबीन को शुरू कर देती है। लेकिन जैसे ही घर पहुंचते हैं तो जांच दल देख करके ये सकते में पड़ जाता है कि प्रीति वहां से फरार हो चुकी थी और जैसे ही उसके नंबर पर कॉल किया जाता है तो कहीं ना कहीं नंबर भी स्विच ऑफ बताता है। तो जो आकांक्षा थी वो साफ और स्पष्ट लहजे में ये भी बताती है कि साहब जी, इस महिला को मेरी माँ के जानकार यानी सचिन ने ही लगवाया था और जब सचिन की तलाश की जाती है तो सचिन का नंबर भी स्विच ऑफ आता है और उसके नंबर को कहीं ना कहीं जांच दल सर्विलेंस पर डाल देता है और सर्विलेंस के माध्यम से आखिरकार तमाम जद्दोजहद और प्रयास प्रयत्न के बावजूद सचिन को गिरफ्तार करके कस्टडी में लेकर वापस थाने ले जाया जाता है, जहां पर पहले प्यार से और फिर सख्ती से जब पुलिस पूछताछ करती है तो कहीं न कहीं रह रहकर वो सचिन जो है तमाम तरीके के खुलासे करता है। इस घटना और कहानी को और ज़्यादा रोमांचक बना देता है कि साहब जी, मैंने ही पूरी घटना कहानी की पटकथा को लिखा था। दरअसल होता कुछ यूँ है कि वो सचिन जो है देखने में तो खूबसूरत था ही था, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा शातिर भी था और उसी ही शातिराना अंदाज में
उसने एक प्लान किया कि क्यों ना ऐसे लोगों को टारगेट किया जाए जिनके घर परिवार में जो मानसिक तौर पर बीमार कोई व्यक्ति हो या फिर कोई अपाहिज हो, तमाम लोगों को उनकी आव भगत में लगा दिया जाता था, कहीं ना कहीं मेड के तौर पर भर्ती करा देता था। और समय बीतने के साथ साथ जैसे ही वो मेड यानी कि नौकरानी तमाम अन्य लोगों के ज़्यादा नज़दीक आती है, कहीं ना कहीं उनकी अपनी हो जाती है, वहाँ पर तमाम तरीके के जो जेवरात या नकदी होती है उसको लेकर इकट्ठा करके रफू चक्कर हो जाती थी। और एक दो नहीं, दो चार नहीं, बताया तो ये भी जा रहा है कि दिल्ली, हरियाणा और एनसीआर के लगभग 50 से ज़्यादा घरों को इस पूरे अपने चंगुल में फंसाया था, कहीं ना कहीं अपना शिकार बनाया था। और चूंकि जो प्रीति मौके से फरार हो चुकी थी, साथ में बहुत सारी नकदी और ज्वेलरी भी वो ले गई थी, हो ना हो बहुत सारे लोगों को ये प्रीति नाम की महिला अपना शिकार बनाएगी। बहरहाल पूरे मामले को पंजीकृत कर तमाम तरीके से धाराओं को जोड़कर अदालत में पेश कर दिया गया है। और माननीय अदालत से तमाम लोग उम्मीद और उपेक्षा कर रहे हैं कि सख्त से सख्त सजा इस पूरे मामले में मुजरिमों को सुनाई जाएगी। जहां तक बात सचिन की है, अदालत ने उसको सलाखों के पीछे डाल दिया है। उम्मीद ये भी की जा रही है कि बाकी बची जिंदगी सचिन को सलाखों की काल कोठड़ी में गुजारनी पड़ेगी, वहीं पर बैठकर अपने कारनामों का पछतावा करना पड़ेगा। पूरी दुनिया में जैसे ही ये घटना कहानी सोशल मीडिया के माध्यम से कहें, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कहें, जैसे ही लोगों को इस घटना कहानी का पता चलता है तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोग भी सोचने समझने पर मजबूर हो रहे थे कि किस किस तरीके से लोग पैसा इकट्ठा करने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं पैसा इकट्ठा करने के चक्कर में अपने रिश्तों को भी ताक पे रख देते हैं, कहीं ना कहीं एक ऐसे अंजाम पर पहुंच जाते हैं जहां पर जिंदगी लगभग बर्बाद हो जाती है। साथ ही साथ घर परिवार वाले, साथ ही साथ रिश्तेदारों की भी जिंदगी बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर देते हैं। तो साथियों, ये थी आज की हमारी घटना कहानी। कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भारत, वंदे मातरम।